हेलो दोस्तों, आज हम सीपीसीटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसको हम एक एक करके प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। तो इस वीडियो में पूरा देखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जब ही आपको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस वन बाई वन। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सीपीसीटी के लिए आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं, एनीथिंग एल्स, सबके लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सीपीसीटी में पूछे गए हैं, ठीक है। और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, अभी करंट में ही आपके पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है और वीडियो ऐसी ही क्रिएट करने का। थैंक यू। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है समझ लीजिए, ठीक है। ये कंप्यूटर का टेस्ट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 1। क्वेश्चन 1 है, कंसिस्टेंस ऑफ द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट ए टास्क। मतलब ये पूछ रहा है कि आपकी जो कंप्यूटर के अंदर अलग अलग चरणों में निर्देशन दिए जाते हैं, उनको किसी भी कार्य को पूरा कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम की, मतलब कार्यक्रम की, एक स्टेप बाय स्टेप से। तो इसका आंसर होगा अपना कौन सा, ये मैंने यहाँ पर टच करके लिख दिया है ग्रीन कलर का, प्रोग्राम इसका आंसर है। ओके, समझ में आ गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही आपको समझाने की कोशिश की है। हिंदी में भी प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखा है कि इसमें चरण दर निर्देशन होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी कार्य को पूरा कैसे किया जाता है। तो कार्यक्रम मीन्स होता है किसी भी प्रोग्राम को। प्रोग्राम मतलब होता है कि आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को मिला करके एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम समझ लीजिए, रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है आपसे एक्सेल का क्वेश्चन या टेबल से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आ गया रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम किसके अंदर होता है, या तो एक्सेल होगा या फिर टेबल होगा। तो ये दोनों के बीच में पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे रो एंड कॉलम के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनता है, इंस्ट्रक्शंस बनता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं सेल। जैसे आपने देखा है इस तरीके का, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गए एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने ये पार्ट ओपन किया, अब आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसको ही सेल बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ये बॉक्स के अंदर जो मैंने लिख दिया है उसी को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, सेल बोलते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है, इस पार्ट को सेल बोला जाता है। समझ में आ गया। तो वो पूछ रहा था कि रो एंड कॉलम का, रो आपका ये है, कॉलम ये है, तो दोनों का इंस्ट्रक्शंस से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया है। तो यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पूछा गया है। दिखा देते हैं हम आपको पूरा। एक पत्ती और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। मतलब वो कह रहा है एक स्तंभ को और एक पत्ती को, मतलब रो एंड कॉलम को जो प्रतिच्छेद करता है, उसके बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। ओके, पॉइंट समझ में आ गया होगा सेकंड वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है लैपटॉप्स आर। लैपटॉप है, क्या है, या लैपटॉप है। मतलब वो पूछ रहा है कि लैपटॉप्स आर, क्या है लैपटॉप, वो पूछ रहा है लैपटॉप क्या है। सबसे पहले लैपटॉप की विजिट समझिए कि वो आपका एक पोर्टेबल है, लाइट वेट है, ठीक है, बहुत ही ईजीबल है, जहाँ पे आप लेना जा सकते हैं
वहाँ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं 4, उनमें से कौन सा ऑप्शन से यूज हुआ है? ये आपका सेकंड वाला। पोर्टेबल मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। सिस्टम को हम नहीं लेके जा सकते, ओनली किसको लेके जा सकते हैं? अपना एक डिवाइस को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। तो पोर्टेबल लाइट वेट है, मतलब उसका वेट भी कम है, एंड कैन बी फिट इनटू ए फ्री फेस, मतलब कहीं भी अपन उसको आसानी से लेके जा सकते हैं। और इसी में मैंने वो आपको यहाँ पे हिंदी में दे दिया है कि लैपटॉप क्या है, उसके विकल्प दे दिए हैं। तो क्या दिया है? पोर्टेबल, हल्के वजन और एक ब्रीफकेस में फिट किया जा सकता है, मतलब आप किसी भी डेटा को आराम से लेके जा सकते हैं कहीं भी, लैपटॉप को। तो ये एक तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 है ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हार्ड डिस्क द जीरो ट्रैक इज, वो पूछ रहा है कि जीरो ट्रैक जो होता है हार्ड डिस्क के अंदर वो कहाँ पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, 1 आपका ट्रैक से होता है, वो आपका एक्टिव पार्ट होता है, 0 हमेशा ऑफ का काम करता है। तो वो क्या होता है? सबसे भारी ट्रैक होता है। तो यहाँ पे लिखा है द आउटर मोस्ट ट्रैक, ठीक है। कैसा होता है? भारी होता है। एक आपका ऑफ होता है, एक आपका ऑन होता है। जब आपका 0 पॉइंट पे होगा तो ऑफ होगा, और जब आपका 1 कंडीशन होगा तो आपका ट्रू होगा। तो इसने पूछा है कि हार्ड डिस्क में 0 ट्रैक है तो क्या कहलाएगा? सबसे भारी ट्रैक कहलाएगा, ठीक है। और इसी में बन रहता तो अंदरूनी ट्रैक रहता वो। पॉइंट क्लियर? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं अभी, सबसे ज़्यादा। ये डेटा एक तरीके से गोलाकार में अपना चेंज होता है, जिसमें ट्रैक होते हैं 1 0 1 0, तो वो आपका डेटा स्टोर करता है। ओके, समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझिए। ए इज ए पेन लाइक डिवाइस कॉमनली यूज विथ टेबल PCS एंड PDAS। ये पूछ रहा है कि एक पेन जैसे उपकरण है जो सॉरी आमतौर पर टैबलेट, PC और DPC के साथ प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या हो सकता है? अपना एक स्टाइलस होता है। क्या होता है? स्टाइलस बोलते हैं, जिसको लेखनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टाइलस बोला जाता है, जिसको लेखनी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए न्यू डिवाइस सच ए प्रिंटर और स्कैनर, दोनों चीज़ों की बात हो रही है, प्रिंटर और स्कैनर इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर, इट्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज। अब वो कह रहा है कि यदि कोई नया उपकरण जैसे प्रिंटर या स्कैनर कंप्यूटर से जोड़ा हुआ है तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसका स्थापित किया जाना चाहिए। उसका क्या स्थापित करना चाहिए? जब हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते समय आपने देखा होगा, नया प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हैं या स्कैनर कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस प्रोग्राम को चलाने वाला चालक, ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? आपका ड्राइवर, और हिंदी में कहलाएगा चालक। पॉइंट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक विंडो की बात करते हैं, तो जब हम इसमें आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है प्रिंटर और स्कैनर दो पे काम कर रहा है। जब प्रिंटर और स्कैनर को हम कनेक्ट करते हैं तो दोनों पॉइंट किसके अंदर आते हैं? प्रिंटर के अंदर ही रहते हैं। तो जैसे हमने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर दिया किसको? प्रिंटर या स्कैनर को, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको चलाने के लिए? ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? चालक, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर। आंसर ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा गया है इस बार। द टर्म्स BPS स्टैंड्स फॉर, ये पूछा गया है कि BPS किस के लिए यूज होता है? स्टैंड्स फॉर। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके आंसर, ये ध्यान रखना। बच्चे बहुत ही गड़बड़ी में हो जाते हैं कभी कभी।
बीपीएस क्या होता है, एक सेकंड का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिट्स पर सेकंड, इसका आंसर क्या होता है, बिट्स पर सेकंड। और इसका दूसरा आंसर होता है बाइट्स पर सेकंड। ये दोनों आंसर उसी के हैं, ये ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, 1 और 4, आंसर उसको टिक करना है। ये दोनों ही इसके आंसर क्वेश्चन सही हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रति सेकंड बिट, या इंग्लिश में बोलते हैं वाइट प्रति सेकंड, एक ही चीज़ होती है। इसलिए मैंने नोट करके नीचे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये पैराग्राफ को थोड़ा सा डिनोट कर दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है जो चीज़ मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है बीपीएस का फुल फॉर्म, जिसे कंप्यूटर की भाषा की अंग्रेजी में बिट पर सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट्स पर सेकंड कहते हैं बीपीएस का फुल फॉर्म। बीपीएस का क्या मतलब है, दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो बहुत से लोग इसे बाइट्स पर सेकंड भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही हैं, बिट्स और बाइट्स, ठीक है। जिस पर डेटा ट्रांसमिशन बाइनरी अंक मापा जाता है, एक सेकंड में प्रसारित या प्राप्त बिट्स को संख्या के बराबर होता है। मतलब जब हम कार्य करते हैं तो उसको डेटा को कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। वो भी किसके फॉर्म में, एक बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में। उसको हम चेंज करने के लिए या मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हम बीपीएस का करते हैं, बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसके आंसर 2 है, ये आपके ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये आंसर है। कहीं पे भी आए तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों को टिक करना है। ओके पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसका नोट्स बना के लिखा है जिससे आपको कोई डाउट ना हो। पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Access 2007 एवरी डेटा विच इज स्टोर इन ए सिंगल फाइल विच हैज़ द एक्सटेंशन एज। वो पूछ रहा है कि 2007 का जो डेटाबेस है MS Access, उसका एक्सटेंशन फाइल क्या है। मतलब जब हम सेव करते हैं तो उस फाइल को एक्सटेंशन से दर्शाया जाता है। तो उसका आप सेव करते समय आप देखना, ये लिखा हुआ .accdb, यही एक आपका क्या कहलाता है, एक्सटेंशन होता है। इसको हम हिंदी में चाहे इंग्लिश में एक ही भाषा से समझेंगे। यहाँ पे हम ओपन करते हैं MS Access, जैसे MS Access यहाँ पे है नहीं है तो आल प्रोग्राम में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पे MS Access कहीं ना कहीं होगा, ये है ऊपर दिख रहा है MS Access। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस तरीके से डेटाबेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट वाले बॉक्स पे गया। जैसे क्रिएट वाले बॉक्स पे गया तो यहाँ पे एक डेटा को शो करके दिखा रहा है, डेटा को शो करके दिखा रहा है। उसी के अंदर हम जैसे डेटा को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स आता है जो हमारी टेबल को कंटेन करता है। देन उसके बाद जैसे मैंने एक डेटा को यहाँ पे बनाया और यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया मैंने फोल्डर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये दिया आ रहा है .accdb, यही इसका एक्सटेंशन है। देख लीजिए आ चुका है, ये आपका एक्सटेंशन दिख रहा है। ये इसका आंसर, ये कोई इसका नाम है जो मैंने आगे दे दिया है। जैसे मैंने नेम दे दिया, जैसे NEME, ये मेरा क्या है, नेम है। डॉट के साथ में जो एक्सटेंशन लगा हुआ है ACCDB, और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देख लीजिए ACCDB, ये किसका एक्सटेंशन है, MS Access का। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से ये देखा जाता है MS Access के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर पॉइंट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा है, तीसरे नंबर का। चाहे हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, दोनों चीज़ के। ये क्या है, एक डेटाबेस फाइल होती है MS Access में जिसमें टेबल क्रिएट की जाती हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है कि डेटा स्टोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब आपकी जो डेटा स्टोर करता है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा आप बदल नहीं सकते। तो कौन सी होती है, रोम होती है, सबको जानता है, सब लोग जानते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, रीड
ओनली मेमोरी। क्या कर सकते हैं इसको? रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप देख सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो निम्न में से मेमोरी संग्रहित डेटा को बदल नहीं जा सकता। किसको नहीं बदला जा सकता? रोम को। ठीक है, समझ में आ गया? इसका आंसर क्या है? रोम। रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको बस रीड कर सकते हैं, इसको कोई डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं ROM, रोम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने नोट्स में डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ लिखी है, वो ध्यान देना। यहाँ पूछा गया है इसका फुल फॉर्म RAID, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन को पूछा गया है, आंसर भी हम दोनों चीज़ों को रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है स्वतंत्र डिस्क की आवश्यक सरणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है R और A, I और D। R से रिडंडेंट, A से एरे ऑफ तो अलग है, I से इंडिपेंडेंट और D से डिस्क। अब इसका मीन्स समझ लीजिए क्या होता है। तो मैंने इसका मीन्स भी यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा प्रॉपर कोशिश की है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा RAID का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। यह एक तरीका है डेटा स्टोर करने का मल्टीपल हार्ड डिस्क में। मतलब हम मल्टीपल हार्ड डिस्क को यूज करते हैं तब डेटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करते हैं? RAID। डिस्क को अरेंज किया जाता है एक RAID कॉन्फ़िगरेशन में जब कंप्यूटर उन सभी को एक ही बड़े डिस्क देखता है, जिसमें स्टोर डेटा को स्प्लिट कर देता है अवेलेबल ड्राइव के बीच में। स्प्लिट मतलब होता है बीच में से डेटा को तोड़ना, किसी भी चीज़ को बीच में से तोड़ना। जैसे MS वर्ड में यही क्वेश्चन है, इस डेटा को मैं स्प्लिट करूं तो बीच में से टूट जाएगा। यहाँ से व्यू में जाके ये स्प्लिट लिखा है, जैसे मैं इस डेटा को बीच में से तोड़ दिया, ऊपर नीचे टूट गया, तो यही कह रहा है कि डेटा को ड्राइव में क्या करता है? स्प्लिट करता है। ये लिखा है स्टोर डेटा को स्प्लिट कर दिया जाता है किसके अंदर? अवेलेबल ड्राइव के बीच में। देखो बीच में हो गया, इधर पे और इधर है, ये क्या है? स्प्लिट किया गया है। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे? तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, दोबारा वही कंडीशन आ गया। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं, इसलिए। ओके, पॉइंट क्लियर? तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला ही। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा अभी पूछा गया था, इज इमीडिएट बाय द बार कोड रीडर। बार कोड को जब रीड करते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? लाइट की। एक फेच होता है, आप देखते होंगे कहीं मार्केट में शॉपिंग वगैरह करते हैं मॉल वगैरह में, तो उसका बार कोड होता है, उसको फेच करने के लिए एक मशीन होती है, उसको लाइट वेट बोलते हैं। तो लाइट एक फेच करती है और तुरंत उसको क्या कर देता है? वो एक्सेस कर लेता है उस कोड को। तो यहाँ पे लिखा है बार कोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है, ध्वनि नहीं होती है प्रकाशन कमांड। तो इसमें क्या होता है? एक प्रकाश होता है, लाइट यूज होती है। आप देखना उसको एक फ्लैक्स की तरह काम करता है, जैसे फोटो खींचता है उसमें लाइट वेट होता है, ऐसी लाइट फ्लैक्स कर दी है तो उसको बार कोड को रीड कर लेता है ओनली। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लाइट ओनली। ओके, प्रॉपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आर यूज इन लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में किस तरीके की टेक्नोलॉजी का किस तरीके के कलर का यूज किया जाता है? 2 तरीके का होता है, ये ध्यान रखना लेज़र प्रिंटर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 2 ही पूछेगा, इसके अलावा कोई नहीं है। लेज़र प्रिंटर में कितने विभाग प्रकार की रंग मुद्रा को तकनीकी का उपयोग किया जाता है? 2 तरीके का। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है? 2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया इज ए सोफिस्टिकेटेड यूटिलिटी दैट द सर्चेड द डेटाबेस डिस्कवरिंग हैंड इंफॉर्मेशन। ये पूछा जा रहा है एक प्रकृष्ट उपयोगिता है जो छिपी हुई है जानकारी को
खोज करते हुए एक डेटाबेस की खोज करती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। जैसे कोई डेटा होता है, उस डेटा को हमें खोज करना है या सर्च करना है, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो हम गूगल पे गए, गूगल पे कोई सर्च किया डेटा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या आ जाता है, उससे रिलेटेड डेटा आ जाता है, उसको बोलते हैं हम डेटा माइनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो अभी मैंने यहाँ से क्या किया, गूगल ओपन किया। क्या ओपन किया? गूगल ओपन किया। ओपन करने के बाद जैसे हम कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या आ जाएगी, उसकी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर आ गया, समझ में आ गया होगा। तो जैसे मैंने गूगल खोला तो गूगल का पेज ओपन आ गया, समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड क्या आएगा, जो डेटा आपके साथ में यूज हो रहा होगा उसी डेटा को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कोई भी साइट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी अलग अलग साइट हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी साइट या डेटा यूज हो सकता है किसके अंदर, उस ड्राइव के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला ही है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो जो भी डेटा था वो आपको क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम दे रहा है तो इसलिए ये खुल नहीं रही है साइड। अभी क्या लाइट चली गई तो नेट से लाइट चलती है इसलिए। ओके, नहीं तो इसकी साइड ओपन हो जाती है। ठीक है, डेटा माइनिंग आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है बट आप समझेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, इज एरर के अंदर 1 2 3 रखा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फंक्शन इज एरर C2 के अंदर कितना लिखा जाए, एन ओपन ऑफिशियल कैल द सॉल्व। C2 सेल के अंदर क्या लिखा जाए, C2 के अंदर कॉन्स्टेंट 1 2 3 कितना लिखा जाए, 123 लिखा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, ये पूछा गया और कुछ भी नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, ये सेल है, सेल के अंदर जो भी डेटा है मैं क्या बना दूँ, इसको इक्वल टू इस एरर, क्या बनाना है, इस एरर लिखना है। ये क्वेश्चन है अपना, इसमें पूछा गया कि 1 2 3 देना है तो उसका आंसर क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए हैगा। क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है कि आपका इज एरर, क्या पूछा गया है, इज एरर C2 मीन्स होता है कि आपको कहाँ पे लोकेशन रखना है, इसकी C2 पे रखना है। तो मैं अभी आपको C2 के अंदर दिखा देता हूँ। C2 कहाँ है, ये वाला पॉइंट है, C2 यहाँ पे आ गया, ये 2 है और C2 वाला लोकेशन ये है। तो मैंने इक्वल टू लगाया, इस एरर लिखा, इज एरर के अंदर कितना लिखना है, 1 2 3 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। देन आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये C2 का लोकेशन है, क्या है, C2 का ये क्या है, लोकेशन है। यही इसका आंसर पूछा गया, तो आंसर क्या हो गया, एक्सेल का क्वेश्चन है ये, उसका आंसर क्या कहलाएगा, गलत, मतलब एक फॉल्स कंडीशन दी गई थी, इसका आंसर ये है। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा डेटा कि किस तरीके से पूछा गया है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कोई भी क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले से क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसका फॉर्मूला ही एरर में, तो वो गलत में ही यूज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसका एक नोट्स करके रख दिया है नीचे, जिससे आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है इफ एरर एक्सेल फंक्शन को सूचित करने के लिए अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यह चीट शीट 100 ऐसे कार्य शामिल होते हैं जिन्हें विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण फंक्शन ट्रू लौटाएगा, यदि किसी भी त्रुटि को फॉल्स किया जाएगा तो आपका त्रुटि कैसी हो जाएगी, नन फंक्शन। अब वो आपका इफ एरर में सीधे सीधे दिखा रहा है तो वो कंडीशन कैसी हो गई आपकी, ऑटोमेटिकली कैसी कंडीशन है आपकी, इफ एरर में कंडीशन हो गई। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके की कंडीशन मैंने अप्लाई करी, तो आपके सामने वो यूज हो करके आपको फॉल्स दिखा दिया। देखो आ गया, तो समझ में आ गया होगा। उसने नंबर बोला है, बस नंबर आपको अप्लाई करना है कि कितना नंबर दिया था, 1 2 3, तो 1 2 3 में उसका आंसर क्या है, फॉल्स है। आंसर क्लियर हो गया, समझ में आ गया, फर्स्ट वाला इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू ओपन विंडो मीडिया प्लेयर इन विंडो 8।
विंडो 8 में जो प्लेयर चलता है वो कौन सा प्लेयर का नाम होता है? WMP प्लेयर, WM प्लेयर, ये ध्यान रखना है, ये इसका यूज है। सिर्फ ओनली विंडो 8 से पूछा गया है कि डायरेक्ट आपका कौन सा प्लेयर यूज होता है, तो उसको नाम देना है WM प्लेयर, ठीक है। मल्टीपल प्लेयर बोलते हैं जिसको, विंडो मल्टीपल प्लेयर, ठीक है। तो आंसर ये भी पॉइंट क्लियर होगा, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए। फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर वाज द इन्वाइटेड बाय द, ये पूछ रहा है कि जो आपका फर्स्ट प्रिंटर बना था वो किसने बनाया था। तो आपको ये सबको पता होगा, जो आपको कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ये भी सेम उन्हीं ने ही बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये सेम है, और आपको डाउट है या नहीं है तो मैंने इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया है जिससे आप समझ सकते हैं, देख लीजिए। ये बोला है प्रथम यंत्र प्रिंटर आविष्कार किसने यूज किया था? चार्ल्स बेबेज ने, और मैंने इसको यहाँ पर रख भी दिया है, आपको कोई डाउट ना हो जिससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा चार्ल्स बेबेज, ये लिखा है डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर इन द 18, मतलब 1800 ईस्वी में हुआ था। फॉर यूज द विथ द डिफरेंट इंजन, जब डिफरेंट इंजन बनाया था, कौन सा बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, उन्हीं के अंदर ये यूज किया गया था प्रिंटर। दैट ही आल्सो डेवलप द 1822 में इसको क्या बनाया गया था? एक टाइप राइटर की तरह क्या बनाया गया था? यूज किया गया था इसको, प्रिंटर को, कीबोर्ड की इन्वेंशन बाय द क्रिस्टल सोल्स को। तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल था यहाँ पर। तो यही आपका 67-68 तक यूज हुआ था सबसे ज़्यादा। तो मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दिया। क्रिस्ट कोपोस सोल्स के नाम से भी इसको यूज जाना जाता है। ये 2 आविष्कार किए थे इन्होंने, ये भी आता है। तो आप यहाँ पे ये सन के ऊपर ध्यान रखना है। पॉइंट समझ में आ गया? तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सी जगह कौन सा का यूज करना है। बस आपको जब डायरेक्ट पूछा जाए कि प्रिंटर फर्स्ट, तो आपको चार्ल्स बेबेज लिखना है। जब उसमें कंडीशन दी जाए कि आपकी चार्ल्स बेबेज नहीं, वो पूछा है फर्स्ट कंडीशन में, और ये सन दे दिया जाए, तो उसका आप रखेंगे क्या? क्रिस्टोफर सेल्स ने। किसने आविष्कार किया था? क्रिस्टोफर, फिर एफ ने, क्रिस्टोफर, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा है, इसलिए कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल्स यूज द कॉम्प्रिहेंशन एज टू। ये पूछ रहा है जो फंडामेंटल में यूज होते हैं वो कौन से कॉम्प्रिहेंशन यूज होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सेव बैंड विथ एंड स्टोर रिक्वायरमेंट। जहाँ पे भी हम काम करते हैं एक बंड के रूप में करते हैं, एक बॉन्ड के रूप में करते हैं, वही उसी भंडारण को हम क्या बोलते हैं? एक फंडामेंटल बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन जिसमें सारा डेटा इकट्ठा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बैंडविड्थ और भंडारण आवश्यकता की बचत। इंग्लिश में बोलते हैं सेव बैंडविड्थ एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट। तो ये इसका आंसर है लास्ट वाला। ओके, पॉइंट क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया नेटवर्क से। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ NTP। NTP मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है पहले समझ लिए। सेट ऑफ रूल्स, मतलब जब हम किसी भी नेटवर्क को चलाने के लिए जो हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल के अंदर क्या पूछा गया? NTP। NTP का मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। एक टाइम वैलिड को यूज करता है प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। जो एक सिस्टम घड़ियाँ या डेस्कटॉप को सर्वर तक सिंक्रोनाइजेशन की अनुमति देता है, जिस सिंक्रोनाइजेशन घड़ियाँ का होना ना होना सुविधाजनक है, जब बल्कि कई वितरित अनुप्रयोग के लिए आवश्यक है। इसलिए यह बाहरी सर्वर से समय आता है, यह फायरवॉल नीति को NTPC सेवा की अनुमति देनी चाहिए। ये क्या करता है? जब हम नेट को यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कभी कभी टाइम हमारा गलत यूज हो जाता है या गलत टाइम लगा दिया जाता है किसके अंदर? विंडो के अंदर। तो वो क्या करता है? आपका सर्वर को रोक देता है, आपके सर्वर को कार्य नहीं करने देता है। जैसे ये अपना टाइम चल रहा है, टाइम यहाँ पे सही चल रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं? अपने
नेट को चला सकते हैं। तो ये वही प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स के अनुसार आप किसी भी डेटा को चलाएंगे तो किसका यूज करना पड़ेगा, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का, तब आपका नेट चलेगा। कहीं आपका गलत है, टाइमिंग या डेट गलत है, तो आपका नेटवर्क नहीं चलेगा किसमें, सिस्टम में। ओके, तो ये प्रोटोकॉल कहाँ यूज किया जाता है, आपके एक नेटवर्क के कार्य कराने के लिए। तभी तो यहाँ पे फायरवॉल को नीति दिया गया है। मतलब फायरवॉल होता है दूसरे से कनेक्ट करना किसी भी सर्वर से। तो जब हम नेट चलाते हैं, गूगल क्रोम वगैरह ओपन करते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कंप्यूटर में हमारा टाइम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट है या नहीं है। ओके, पॉइंट अब आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलेक्ट प्रिंटर इन प्रिंटर। ये पूछ रहा है कि जब हम प्रिंटर के अंदर बहुत सारी कॉपी कलेक्ट करते हैं तो किसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूज होता है, योर प्रिंटर कैन सॉर्ट मल्टीपल कॉपीज। बहुत सारी कॉपीज होती हैं, मल्टीपल। तो मैंने एक यहाँ पे दिखाया है एक डायग्राम के द्वारा। जब आप क्या करते हैं, बहुत सारी कॉपी लगाते हैं तो यहाँ पे एक मल्टीपल ऑप्शन आता है। इसको मैं और दिखा देता हूँ प्रिंटर के अंदर जा करके। जैसे मैंने एक कोई भी प्रिंटर है, मैं यहाँ से प्रिंटर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये प्रिंटर है और यहाँ से मैंने इसको प्रिंट दिया। प्रिंट देने के बाद ये दिखा रहा है कितने कलेक्ट कॉपी होती हैं। तो ये बोलता है कि कितनी कॉपी रखना है, 4, 5, 10, 20। तो उसको बोलते हैं कलेक्ट। कितने प्रिंटर के अंदर कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कलेक्ट वाला। तो मल्टीपल कॉपी होती है, मल्टीपल शॉट्स होते हैं, इसी को बोलते हैं हम बहुत सारे कलेक्ट ऑप्शन प्रिंटर। ओके, पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, कैन शॉट्स मल्टीपल कॉपीज जॉब्स। आपका प्रिंटर कई कॉपी जॉब्स को सॉर्ट करके सकता है, सॉर्ट कर सकता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग कॉपीज कर सकता है। जैसे एक पेज की 10 कॉपी निकालना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, कलेक्ट वाले फंक्शन का यूज करना पड़ेगा प्रिंटर के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट बना के रख दिया था जिससे आपको समझ में आया प्रिंटर के अंदर ये पॉइंट दिखाई देता है। ओके, तो इसका क्या है आंसर, दूसरे नंबर का, ये आपका ग्रीन सिग्नल में दिख रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। वो पूछ रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो उसका एग्जाम्पल बताइए। तो ये सबको पता है, सिस्टम से रिलेटेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सिस्टम चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ओके, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होता है आपका, इसका आंसर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रणाली जिसको हिंदी में बोला जाता है। ओके, पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इससे क्या हमने यहाँ पे लिखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण में ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारे हो सकते हैं, लाइनक्स हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो सकता है, ये हम अभी यूज कर रहे हैं। वो सारे क्या हो सकते हैं, उपयोग। उसके अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सर्च इंजन भी हो सकते हैं, गेम्स हो सकता है, इंजन हो सकता है, सर्च इंजन हो सकता है, बहुत सारे क्या होता है अनुप्रयोग वाले सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोला जाता है, एक सिस्टम के लिए बनाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, सिस्टम। ओके, पॉइंट क्लियर। कभी भी आपका क्वेश्चन पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड तो आपको आंसर आपको सिस्टम ही रखना है, क्योंकि सिस्टम चलाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं इस सिस्टम के अंदर ये ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये क्या है, एक सिस्टम को ऑपरेट ही तो कर रहा है सिस्टम। ठीक है, तो किसको यूज हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक विंडो इंस्टॉल है, विंडो के अंदर क्या चल रहा है, हमारा एक सिस्टम चल रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या है, सिस्टम। यहाँ तक पॉइंट क्लियर आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोग्राम इज नॉट रनिंग प्रॉपरली देन वी नीड टू। ये पूछ रहा है कि कोई प्रोग्राम हमने, यदि प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें किसकी आवश्यकता ज़रूरत पड़ती है, सब कोई जानता है, क्या उसको अनइंस्टॉल कर दो, उस प्रोग्राम को क्या हटा दो और दोबारा इंस्टॉल कर लो। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से कोई भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इंस्टॉल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हम व्हाट्सअप इंस्टॉल करके बैठे हैं, या मान के चलो MS वर्ड इंस्टॉल किया है, वो नहीं कार्य कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, पहले वाले को अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल मतलब हटा देंगे उसको और दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। ओके, हिंदी में बोलते हैं प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करें और इसे फिर से इंस्टॉल करें। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, ये आपका प्रोग्राम जो भी सही प्रॉपर कार्य नहीं कर रहा है वो दोबारा कार्य करना शुरू कर देगा।
यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, नॉट रनिंग प्रॉपरली। ठीक है, पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच द फॉर्मेट इज यूज टू सेव माइक्रोसॉफ्ट विंडो बैकअप इन्फॉर्मेशन। मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर जो फाइल बनती है उसका बैकअप किससे यूज किया सकता है, तो उसका यूज होता है बैकअप के लिए WBCAT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको सब समझाता हूँ अभी। ये बैकअप फाइल को यूज करते हैं। ठीक है, पहले समझ लिया, इसका आंसर क्या है WBCAT। अब इसका फुल फॉर्म वगैरह सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, समझ लीजिए। ये होता है विंडो बैकअप कैटलॉग फॉर्मेट फाइल, जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर होता है। क्या होता है, पूरा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ये विंडो के अंदर एक क्या बना के रखता है, एक स्टोर फाइल बना के रखता है, जिससे कोई भी प्रोग्राम हम बाद में क्या कर सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं अपनी जब कंडीशन ज़रूरत पड़ती है उस समय। ओके, पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा इतना खास नहीं है, ये सिंपल है, बस इसको समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। बैकअप करने के लिए फाइल का यूज किया जाता है। ओके, समझ में आ गया ये वाली फाइल क्या है, इसका मेन क्या इसका उपयोग है। बैकअप फाइल किसी भी अपन प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं इसको विंडो के अंदर। ओके, समझ में आ गया होगा। ये एक्सटेंशन होता है इसका मेन WBCAT। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हैव बीन गिवन द राइट टू यूज ए कंप्यूटर और सर्वर देन हैव यू टू एक्सेस द कंप्यूटर और सर्वर सर्विस। मतलब ये पूछ रहा है यदि आपको कंप्यूटर या सेवा का उपयोग करने का अधिकार दिया गया तो आपके कंप्यूटर पास कंप्यूटर या सेवा तक पहुंचा जा सके। मतलब किससे आप कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, तभी तो हम किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हैं। अपनी भाषा में बोले सिंपल में, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको इस सिस्टम को दे रहे हैं 1 दिन के लिए, तो आप क्या करोगे, यूज करोगे उसको, सेवाओं को। बट यूज करने से पहले मान के चलो उसमें ऑथराइज नहीं है, उसमें पासवर्ड लगा है, तो आप यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, सिस्टम यूजफुल होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, मतलब आप उसको चला सकते हैं। तो ऑथराइज मतलब उसकी परमिशन होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑथराइजर, अधिकृत, हिंदी में बोलते हैं अधिकृत। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट मैनी सिस्टम ओनली allow a user to make mistake by entering their username और पासवर्ड 3-4 टाइम्स। जैसे आप बहुत सारा बार क्या करते हैं, किसी भी पासवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है हिंदी में, को रोकने के लिए कई सिस्टम केवल उपयोगता को अपना उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड 3 या 4 बार दर्ज करके गलती से अनुमति देता है। तो कभी कभी आप बार बार यूज करते हैं, जैसे आप पासवर्ड गए ATM में, पासवर्ड भूल गए और बार बार यूज कर रहे हैं, तो क्या कर देता है, वो ब्लॉक कर देता है। उसको क्या बोलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की भाषा में, उसको बोलते हैं ब्लॉक फोर्स अटैक। क्योंकि बार बार यूज हो रहा है, तो इसका क्या हुआ, उस समय वो क्या कर देता है, 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है किसमें, सर्वर में। जब हम गलत पासवर्ड यूज करते हैं तो वो समझ जाता है या तो कोई इसको चोरी कर रहा है या इसको क्या कर रहा है, वो गलत उपयोग कर रहा है, बार बार पासवर्ड यूज कर रहा है, तो क्या कर देता है, ब्लॉक फोर्स अटैक कर देता है, जिससे क्या है 24 घंटे के लिए आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर आपको कहता है कि आपका पासवर्ड या ब्लॉक हो चुका है। ओके, समझ में आ गया। हिंदी में इसको बोलते हैं पासवर्ड वल्क के हमले। ये इसमें मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, कोई ज़्यादा यूज नहीं है, सिंपल है। ओके, समझ में आ गया आपको एग्जांपल से। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। जैसे कोई बार बार पासवर्ड को अटैक कर रहा है, हैकिंग बोल सकते हैं, अटैक कर रहा है, या उसको वायरस के यूज बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ को हैक करना, अकाउंट को हैक करना, बैंक को पासवर्ड लेना, सर्वर को हैक करना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई हैं, आपकी ब्लॉक फोर्स अटैक के अंदर आती है। ये डिक्शनरी अटैक बोर्ड्स बोलता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन की हमने क्विज बनाई थी। लास्ट क्वेश्चन है विथ डोंट मिस्टेक प्रिंटर लाइट प्रिंटर फॉलोड बाय डार्क प्रिंटर इज मोस्ट कॉमनली कैश वाई। ये पूछ रहा है कि डोंट मिस्टेक प्रिंटर के साथ में लाइट प्रिंटर, उसके बाद डार्क प्रिंटर आमतौर पर निम्न कारणों से उपयोग होता है। तो ये पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, एस्टेरिक, रेबेन, एडवान,
एडवांसमेंट। ये रिबन होता है एक, आपने देखा होगा, तो इसको बोलते हैं हिंदी में अनियमित रिबन उन्नति। ये किस लिए यूज होता है, जैसे प्रिंटर आपको यूज कर रहे हैं एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में, तो उस समय अपन को डॉट वगैरह यूज करना होता है, तो उनके लिए ये प्रिंटर यूज होता है। तो इसके अंदर आपका क्या, कौन सी कंडीशन यूज होती है, ये लिखा हुआ है एस्ट्रिक रिबन एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा है यहाँ पे अनियमित रिबन उन्नति। ये प्रिंटर ज़्यादा यूज नहीं होता है, अभी जो हो रहे हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं अभी आमतौर पर। ये सिंपल है। तो आज की वीडियो में आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर ऑल। इस वीडियो को देखने के लिए बने रहें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मैंने आपको बताए हैं, ये आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, आपको CPCT के या कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो और क्रिएट करने का। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारी आपके पास आ जाएगी, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। ओके, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, सबसे ज़्यादा। थैंक यू।